हेलो दोस्तों, आज के इस मॉडर्न जमाने में हम सभी लोगों के मन में एक सवाल बहुत ही ज्यादा घर कर गई है और इससे जुड़े कुछ और सवाल, जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको आपके उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं गो नारद और मैं हूँ खुशबू। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस इतने बड़े से अनसुलझे से सवाल, जो कि बहुत ज्यादा अनसुलझे है तो नहीं, लेकिन इसे जब हम अच्छी तरह से समझते नहीं है तो ऐसा लगता है कि आखिर किस चिड़िया का नाम है, क्या यार क्या है ये। लोग बताते हैं ये कोई डिजिटल टाइप की करेंसीज होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे यार तू क्या समझेगा, इसे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते हैं। तो इसी को मैं बड़े ही आसान शब्दों में और एक सरल तरीके से आपके सामने पेश कर रही हूं, लेकिन स्टेप वाइज। मतलब हमको क्रिप्टो करेंसी क्या है ये जानने से पहले इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि आखिर ये जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है और इसके पीछे जुड़े जितने भी सारे स्टेप्स है, वो सारे को अगर हम एक एक करके नहीं समझते हैं तो ये हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि जब से हमारे इस पृथ्वी पर हम होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ है, क्या तभी से करेंसी आई होगी? क्या लगता है आप लोगों को? सोचिए तो। नहीं, सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज क्यों बोले, आखिर हम ही लोग के जो पर पुरुष होंगे, जब वो इस दुनिया पर हमारे इस पृथ्वी पर आए तो क्या उस समय पैसों का कोई हिसाब किताब भी होता होगा? सोचिए तो जरा। नहीं, क्योंकि उस समय जो भी मानव थे वो ज्यादातर जंगलों में रहते थे, पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, और उनको उस समय केवल क्या आता था, गैदरिंग करना, यानी वो हंटर जीवन जीते थे। जानवरों को मारते थे, उनके खालों को पहनते थे, जो भी मिल गया कंदमूल उसे खाते थे, यही करते थे, और तो उनके पास था नहीं। धीरे धीरे जब आग का खोज हुआ, उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर पे आए, उसके बाद जाकर के कहीं उन्होंने जब अनाज को उपजाया, और अनाज भी उपजाने का क्या है, आखिर उस समय में होता क्या था, अनाज वो लोग उपजाते थे, जितना उन लोगों को होता था पेट भरते थे, बाकी उन्हें पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हुआ यूं कि ऐसा देखा गया कि अनाज जब उगा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हो रहे, और उस समय जो पार्टर सिस्टम थी कि हाँ आप मुझे आलू दे दो, मैं आपको प्याज दे दूंगा, तब किसी ने कहीं जाकर के सोचा होगा कि आखिर मेरे पास ज्यादा है, इसका वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगा, इसका वैल्यू इसके हिसाब से अलग होगा। तब कहीं जाकर के करेंसी जैसी जो शब्द थी, जो कि आज से काफी सालों पहले हमारे जो राजा महाराजे थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया। यानी एक्चुअल में जो ये करेंसी है, ये एक ऐसी जरूरत थी जो कि उन लोगों ने तब जानी या तब समझी जबकि उन्होंने देखा कि हाँ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या कुछ भी चीज है जिसके लिए वो तभी सामने वाले को दे सकते हैं यदि सामने वाला उसके वैल्यू के बराबर कुछ ना कुछ पे कर। समझ में आया दोस्तों? आई थिंक ये समझने के बाद फिर आप ये सवाल करोगे तो फिर करेंसी क्या है इसका बताइए। तो अगर इसको सिस्टमेटिक वे में समझा जाए तो करेंसी की डेफिनेशन होती है अ वेरीफाइड एंट्री इन अ डाटाबेस इज करेंसी वेदर इन अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन। बहुत भारी भरकम सा शब्द हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल दिया मैंने। आप खुद सोचिए, सपोज कीजिए आपको किसी शॉप से 10 रुपए की एक डेयरी मिल्क लेनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दुकानदार को बोलोगे भाई साहब मुझे 10 की एक डेयरी मिल्क देना। अच्छा, उसके बाद आप उनको जो 10 का नोट या 10 का कॉइन देते हो, तो क्या आपने उस दुकानदार को ये 10 का नोट दिया है, उसका ये प्रूफ मांगता है कि हाँ बताओ ये 10 का नोट आपका ही है, या फिर वो 10 का नोट में जो लिखा हुआ है कि हाँ मैं ये शपथ लेता हूं कि हाँ ये जो भी देने वाला है उसको मैं ये 10 रुपए का सामान दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
करेंसी एक्चुअल में होता क्या है कि सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि जब से ये राज व्यवस्था बनी है आदिकाल से, हर किसी देश की जो मेन सेंटर है, जैसे हम लोग की आरबीआई होगी, वो क्या करती है कि अपने हिसाब से जिस तरीके का हर देश में मुद्रा चलता है उसे वो चलाती है। सपोज कीजिए 10 रुपए का कॉइन है या 100 रुपए की नोट है, तो आखिर वो 100 रुपए की नोट 100 रुपए की नोट है, इसका क्या तात्पर्य हुआ और वो 100 रुपए की नोट है ही क्यों? तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार देखो इसमें क्या है, आरबीआई ने ठप्पा मार दिया है, उसकी सिग्नेचर है, इसमें अशोक स्तंभ है, यानी कि जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली ये करेंसीज जो भी चीजें ये बनी हुई, तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि हाँ ये करेंसी सही है और ये क्या है, ये प्रचलन में है। लेकिन ये हो गई फिजिकल मुद्रा। अब यही अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है बताइएगा जरा। सभी कहेंगे कि ये तो 1 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये केवल और केवल जो भी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसके ऊपर लिखा जस्ट एक डाटाबेस है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये एक डाटाबेस है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका जो 1 लाख रुपए या जितना भी है आपके अकाउंट में वहां पे सेव है, तो वो होगा क्या एक्चुअल में? जो आपके बैंक अकाउंट का जो भी कहीं सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं वो एक रिकॉर्ड होगा। क्या वो फिजिकल आपके पास होगा? हाँ, ये बात अलग है कि हाँ कल जा करके आपको जरूरत पड़ गई, आप बोलेंगे भाई मुझे तो जरूरत है, मुझे 25,000 रुपए चाहिए, तो वो क्या करेंगे, कहीं से भी जुगाड़ करके दे देंगे। रीजन, क्योंकि अमाउंट जो होती है वो टोटली फंजिबल होती है। वो आपने आज बैंक में जमा कर दिया, वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो कहीं कहाँ होगा ये बोला नहीं जा सकता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि फंजिबल क्या होता है? फंजिबल का अर्थ होता है कुछ ऐसी चीजें जो मतलब वहां दी तो जाती है लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे के साथ होता है। सपोज कीजिए आज मैंने 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा, वो जमा करते ही उसके बाद वो जो बैंक वाले होंगे वो उसको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लाइक लोन्स में या किसी का इंटरेस्ट में या किसी भी इस तरह। आई थिंक इतना तक मैं आपको क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके लाने की क्या जरूरत पड़ी, किसने इसे लाया? तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि 90 के दशक में होता यूं था कि उस समय जितने भी करेंसीज थी वो टोटली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होती। सपोज कीजिए कि आज मुझे आपको या किसी ए पर्सन है उसको किसी बी पर्सन को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करनी, क्या वो इतने बड़े रकम को अगर वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है तो क्या वो सारी रकम उसके पास जाएगी, या इस तरह के कोई भी ट्रांजैक्शन में किसी तरह का गवर्नमेंट को पैसा ना देना पड़े, ऐसा पॉसिबल है? आपका जवाब होगा नहीं। तो उसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम बताया जाता है सातोशी नाकामोटो। लेकिन दोस्तों आज तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये जो सातोशी नाकामोटो थे वो एक महिला थे या कि कोई पुरुष थे या फिर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उस समय इस परेशानी को दूर करने के लिए खुद सोचिए, मेरे पास जो 1 करोड़ रुपए है मुझे किसी अगले इंसान को देना है, तो मैं इस चीज को जैसे ही ट्रांजैक्शन करूंगी तो बैंक को पता चल जाएगी, और इस पता चलने की वजह से होगा क्या कि उसका 10 लाख या कुछ इस हिसाब से 10% या कुछ हिस्सा जो है मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा। बैंक यानी कि हमारे जो राज्य व्यवस्था के जो सेंट्रल हेड है उसको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था हो जो कि इन सारी व्यवस्था को बाईपास करते हुए निकले। बाईपास यानी कि मेरे पास जो 1 करोड़ रुपए है वो आपके अकाउंट पे चले भी जाए और उसके बाद बीच में किसी को भी इस बात की पता ना चले। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी यानी सीसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं, वो ब्लॉकचेन पे आधारित एक ऐसी मुद्रा है जो कि टोटली एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड होती है और
फुल्ली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहां मैंने एक वर्ड बोला मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये क्यों? जब सातोशी नाकामोटो ने इसके बारे में सोचा कि हाँ, अगर हम एक ऐसा बनाएंगे जो कि ऐसा मॉनेटरी सिस्टम होगा जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होगा और ये बाईपास करेगा, तो सबसे बड़ा उनके मन में जो सवाल आया, तो फिर इसको कैसे बनाया जाए जो कि ये पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी हो। तो उन्होंने इसका ये डिसीजन लिया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी होगी, पहली चीज वो टोटली इंस्क्रिप्टेड होगी, जैसा कि इसके नाम में ही है क्रिप्टो यानी कि कूट। और इसे बनाने के लिए कि आखिर ये ट्रस्टवर्दी हो कैसे, तो इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है, जिसमें होता यह है कि मान लीजिए मुझे एक क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे जो भी चीज चाहिए उसे मैं माइनर्स को जब उसके बराबर के अमाउंट दूंगी, तो वो उसका एक कोड जनरेट करता है जो कि हैश के साथ लगा रहता है, और वो होता ये है कि एक के बाद एक चिपकता रहता है। जिस तरह से सपोज कीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जो सबसे ऊपर वाला जो ईंट का हिस्सा है, वो जिस तरह से उसमें ईंट का तरह चिपका हुआ रहता है, ठीक उसी तरह से जब भी हम एक क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, तो उससे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड करके जो भी हैश या जो भी कोड जनरेट होता है, वो ठीक उसके ऊपर जाकर के चिपक जाता है। तो अब सवाल ये आएगा कि हम जो ये बोल रहे हैं कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो क्या इसमें फ्रॉड नहीं होती है? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि अगर सपोज कीजिए किसी को चाहिए कि हाँ, हम इसको फ्रॉड करें या गलत करें, तो होता यह है कि चूंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है, तो अगर कोई भी इसके साथ कुछ भी छेड़खानी करता है, तो उसे आज तक जितने भी इसके नीचे के ब्लॉक्स है उसको जाकर के उसे चेंज करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सभी को समझ में आ गया कि क्यों ये ट्रस्ट है और क्यों इसको हम सही बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी जिसके वजह से हम इस पे अपना अमाउंट लगाना चाहेंगे या फिर लोग क्यों इससे जुड़ना चाहेंगे। तो इसके 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, इररिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय। इसका मतलब यह है कि सपोज कीजिए आज मैंने एक बिटकॉइन खरीदी या 50 बिटकॉइन खरीदी, ओके। अब हुआ यूं कि मैंने गलती से, मुझे वो अपने नाम पे लेना था, पर मैंने किसी एक्स पर्सन के नाम पे उस बिटकॉइन को खरीद लिया, और जैसे ही वहां पे एक्स नाम के पर्सन पे उसे एंटर किया गया और क्लिक किया गया, तो हम बोले अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गलती हो गई, ये तो मुझे अपने नाम पे लेना था। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। यही इसकी सबसे खास बात है कि यह अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि एक बार अगर उस पे हैशटैग लगकर वो एंटर हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। सेकंड, सुडोमिनस यानी कि छद्मनाम। दोस्तों, आप जो भी बिटकॉइन लेते हैं ग्लोबल एंड फास्ट, यानी मान लीजिए कि हम भारत के किसी दिल्ली या कोई भी शहर में बैठे हैं और हम न्यूयॉर्क में किसी को बिटकॉइन भेजना है, तो उसके लिए हमको कुछ करना नहीं है। ये क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन इंटरनेट पर है, तो जैसे ही यहां मैंने क्लिक किया, वहां बैठे किसी भी अगले पर्सन को 1 सेकंड में वो ट्रांसफर हो। समझ में आया? नेक्स्ट, सिक्योर। चूंकि ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर वो भी हाईली प्रोफिशिएटेड हो, वो भी हाईली सिक्योर तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें इनसिक्योर होने का कोई सवाल ही नहीं हो। नंबर 5, परमिशन ले। दोस्तों, इसको देने के लिए या किसी से भी लेने के लिए ये इसकी जो सबसे खास विशेषता है कि हमको यहाँ पे कभी भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट से, चाहे वो चाइना की हो, इंडिया की हो या नेपाल की हो या वर्ल्ड के किसी भी देश की, हमको किसी भी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर सारी एक जानकारी।